वक्फ संशोधन कानून पर किसकी दलीलें किस पर पड़ी भारी? आखिर आज की सुनवाई में क्या फैसला निकल कर आया? दोस्तों, पिछले 3 दिन, परसों, कल और आज के दिन को अगर आप गौर से देखें तो कोई भी ऐसा इंसान जो भारत के संविधान को पढ़ना चाहता है, इसके अलावा ये समझना चाहता है कि कोर्ट कैसे काम करता है, कोर्ट में दलीलें कैसी दी जाती हैं, ये उसके लिए एक मास्टर क्लास है। क्योंकि आज जिस तरह से सरकारी वकील के एक एक बात का जवाब दिया गया है दूसरे पक्ष द्वारा, ये इस बात की तस्दीक करता है कि केवल ऐसे याचिका नहीं डाली गई है, पूरी तैयारी के साथ याचिका डाली गई है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वक्फ मामले को लेकर कोई फैसला आ सकता है। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है तो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन, जी हाँ दोस्तों, इन तीनों वरिष्ठ वकीलों ने क्या धुआंधार दलीलें आज पेश की हैं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। दरअसल कल का पूरा दिन दोस्तों तुषार मेहता ने सरकारी दलीलें रखी थी, अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी थी, सरकार की राय रखी थी। कुछ मुद्दों को लेकर जो उन्होंने राय रखी थी तो बहुत सी चीजें स्पष्ट भी हुई, लेकिन आज जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और ये माना जा रहा था कि आज कोई फैसला कोर्ट बैठते ही सुना देगा, लेकिन तुषार मेहता कुछ खड़े होकर बोलने लगे। उसका जवाब देने के लिए खड़े हो गए कपिल सिब्बल, और फिर कपिल सिब्बल ने जो बोलना शुरू किया, सरकारी वकील को जिस तरह से जवाब दिया उनके अलग अलग पहलुओं पर, उनका साथ दिया राजीव धवन ने भी। राजीव धवन भी दोस्तों देश के बहुत बड़े वकीलों में से एक है और ये भी इस कानून के विरोध की याचिकाओं को ही सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद शाम होते होते अभिषेक मनु सिंघवी भी सामने आ गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी धुआंधार दलीलें दी। दोस्तों, सबसे ज्यादा खबरें जिस बात पर बन रही हैं वो कपिल सिब्बल की इस दलील पर है जो कपिल सिब्बल ने आज दी है सुप्रीम कोर्ट में। जब कपिल सिब्बल बोल रहे थे इस कानून के खिलाफ तो उन्होंने कहा, देश में कई कब्रिस्तान हैं जो 200 साल से भी पुराने हैं। अब 200 साल बाद सरकार कह रही है ये हमारी जमीन है, इसे वापस करो। सोच कर देखिए कल को लखनऊ के इमामबाड़े को लेकर भी ऐसा हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बात बार बार अलग अलग तरह से कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कोर्ट में। परसों उन्होंने कुछ अलग तरह से बोली थी, आज उन्होंने कुछ अलग तरह से बोली है। और लखनऊ के इमामबाड़े का यहाँ पर इसलिए जिक्र किया क्योंकि लखनऊ का इमामबाड़ा न केवल लखनऊ की एक बहुत बड़ी पहचान है, बल्कि वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है उसमें भी उसकी खास जगह है। तो लखनऊ के इमामबाड़े को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश जो है, बहुत होशियार कोशिश आप कह सकते हैं एक वकील के तौर पर कपिल सिब्बल की। दोस्तों, इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे उन्होंने बहुत सी बातें बोली थी कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा था कि जो वक्फ है कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और ये भी कहा था कि ये केवल एक दान की प्रक्रिया है। दोस्तों, बार बार जो वक्फ है, वक्फ की संपत्तियों का जो कंपैरिजन होता है वो मंदिरों का जो ट्रस्ट होता है, मंदिरों की जो संपत्तियां होती हैं उससे कंपैरिजन होता है। उसको लेकर तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो धर्मनिरपेक्ष काम करता है, सेक्युलर काम करता है, लेकिन मंदिर जो है वो पूरी तरह से धार्मिक संस्था होती है और उनका प्रबंधन मुस्लिम व्यक्ति भी संभाल सकता है। तुषार मेहता ने ये तो माना कि वक्फ एक इस्लामी विचार है, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है ये उन्होंने कहा ये नहीं है, मतलब जरूरी हिस्सा नहीं है इस्लाम का वक्फ। मतलब तुषार मेहता ने कहा कि ये इस्लाम में दान करने का एक तरीका है। जैसे ईसाई जो धर्म मानने वाले लोग होते हैं वो चैरिटी करते हैं, जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग होते हैं वो दान करते हैं, सिख धर्म में सेवा परंपरा है। तो यहाँ अलग अलग धर्मों का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा दोस्तों, वक्फ बाय यूजर को लेकर बहुत से चिंताएं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा इससे पूर्व की याचिकाओं में रखी गई थी, और वक्फ बाय यूजर को लेकर भी तुषार मेहता ने कुछ बातें बोली, जिसके बाद सरकार का एक रुख पहली बार स्पष्ट हो गया। जैसे वक्फ बाय यूजर को लेकर, वक्फ बाय यूजर को आसान भाषा में बताऊं तो लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी जमीन को वक्फ घोषित कर देना, उसको बोला जाता है। जब लंबे टाइम तक कोई प्रॉपर्टी है और उसको आपने वक्फ कह दिया, वक्फ घोषित कर दिया, तो उसको वक्फ बाय यूजर कहते हैं। तो वक्फ बाय यूजर को लेकर तुषार मेहता ने कहा है कि हमने नए कानून में इसको हटा दिया है। मतलब इसके जरिए तुषार मेहता ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी सरकारी जमीन पर स्थायी अधिकार अब किसी को नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है चाहे वो वक्फ घोषित हो या ना हो। तो वक्फ बाय यूजर को लेकर जो चिंताएं थी कपिल सिब्बल की या इस कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं को लेकर, पहली बार आप कह सकते हैं कोर्ट में सरकारी वकील ने इन चिंताओं पर ऐसी बात बोली जिससे पता चला कि सरकार का इस पर रुख क्या है वक्फ बाय यूजर पर। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों जब दोपहर के बाद एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई
तो अभिषेक मनु सिंघवी भी सामने आ गए। अभिषेक मनु सिंघवी से पहले राजीव धवन ने भी बहुत मजबूती से अपनी बातें रखी, क्योंकि दोस्तों इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कुछ दलीलें दी हैं सीजीआई के सामने, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, दोस्तों बार बार कानून ने इसे प्रदान किया और कानून इसे वापस ले लेता है। कानून प्रभु की तरह काम नहीं करता, यह अवधारणा पर एक मौलिक भ्रांति है। कानून उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ नहीं बनता, ये इसे मान्यता देता है। बहुत ही मौलिक बिंदु वैचारिक रूप से गलत है, क्योंकि आप निर्माता नहीं हैं। आप मतलब इंसान, आप निर्माता नहीं हैं। आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस्लामी अवधारणा की मान्यता कानून द्वारा नहीं बल्कि कॉर्प्स का एक हिस्सा है। दोस्तों आगे अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, ये एक जुड़ा हुआ पहलू है, ये पहले भी मौजूद था, लेकिन मुद्दा ये है कि आपने एक इकाई का दर्जा लेने के लिए जो आर्क बनाया है वो पूरी तरह से गलत है। पंजीकरण था, मामूली जुर्माना मान्य था। 36(1) शुरू होने से पहले या बाद में बनाया गया हर वक्फ पंजीकृत होना चाहिए। यह अधिनियम दुष्चक्र बनाता है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ उसी अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, इसीलिए उसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता। आप किसी ऐसी चीज को पंजीकृत नहीं कर सकते जो समाप्त हो गई है। दोस्तों आगे सीजीआई ने पलटकर अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछा और कहा, क्यों आपने इसे सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा है? दोस्तों इसके बाद जवाब में सिंघवी ने कहा, धारा 3 और कुछ बचत देती है। 36(1) की फिर धारा 9 और 10 पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत X या Y महीनों में कुछ करने को कहती है, लेकिन अगर सरकारी संपत्ति का उल्लेख हो तो पंजीकरण रुक जाएगा। 7A धारा 36 की पूरी प्रक्रिया को रोक देगा। दोस्तों बहुत सी चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, बहुत टेक्निकल है, इसको आसान भाषा में समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट की भाषा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज कोर्ट में हर मुद्दे पर जिरह हुई है। राजीव धवन ने मोक्ष, जी हाँ, मतलब हुआ क्या कि पूरी तरह से वक्फ क्या इस्लाम का हिस्सा है नहीं है, ये जब गहनता से इस पर चर्चा हुई तो मोक्ष पर भी बात शुरू हो गई। और मोक्ष पर जब चर्चा शुरू हो गई, हिंदू धर्म की मान्यताओं में मोक्ष पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोस्तों वेदों का यहाँ पर जिक्र किया गया आज सुनवाई के दौरान। इसके अलावा जो राम मंदिर का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसका भी जिक्र किया है आज अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो आप सोच सकते हैं कि आज अब तक इन 3 दिनों की सुनवाई में ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा गया है इस कानून के विरोध करने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा जो छुआ ना गया हो। इनफैक्ट कल जो तुषार मेहता ने दलीलें दी थी, उनका जवाब भी आज बहुत ही खूबी से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दिया और कपिल सिब्बल ने भी दिया। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज हो सकता है कोई अंतरिम फैसला आ जाए, लेकिन अभी जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये फैसला कब सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का कोर्ट में सरकार ने विरोध किया, मतलब सरकारी वकील ने विरोध किया है। और केंद्र सरकार ने वक्फ मामले पर किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि वक्फ अल्लाह का होता है, एक बार जो वक्फ हो गया उसे पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों कोर्ट में सरकार द्वारा ये कहा गया कि कोर्ट अगर अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगा देता है और इस दौरान अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो फिर उसे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोर्ट में जो सरकारी वकील हैं वो किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो फैसला है वो तो आएगा, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कब आएगा ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर होता है, कभी भी आ सकता है। हाँ, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बहस हो गई वो कंप्लीट हो चुकी है, कोर्ट से खबर आ चुकी है। अब सीधे फैसला आएगा, जो भी अंतरिम फैसला होगा। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बहस जो है दोस्तों, पूरी 3 दिन कंप्लीट दिए गए हैं सीजीआई द्वारा। सीजीआई ने पूरे 3 दिन दिए हैं और सरकार को भी पूरा 1 दिन दिया है। आज भी बल्कि तुषार मेहता ने काफी बोला है, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन और कपिल सिब्बल बोलने लगे। तो कोई भी पक्ष ये नहीं कह सकता कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला है। इसके अलावा वक्त भी याचिकाकर्ताओं को बहुत दिया गया है बार बार हलफनामा दाखिल करने के लिए। तो अब सबकी नजर जाहिर तौर पर आने वाले फैसले पर है। वो कब आता है, नजर सबकी बनी रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, हमारे न्यायालय कैसे काम करते हैं और हमारे न्यायालयों में कितना संयम है और कितनी गहराई से वो चीजों को समझते हैं, ये जो 3 दिन है ये इस बात का सबूत है वाकई में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।